केंद्र सरकार इस बात पर सोच विचार कर रही है कि क्या ये मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर के तमाम डेली रेटेड वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स, उसके अलावा हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड और लोकल फंड वर्कर्स, एडहॉक कंट्रैक्चुअल कंसोलिडेटेड वर्कर्स जो रेगुलराइज नहीं हुए हैं, एनवाईसी लैंड ओनर्स, उसके अलावा सीजनल वर्कर्स, क्या इन तमाम मुलाजमीन को, क्या इन तमाम कर्मचारियों को वन गो में रेगुलराइज किया जा सकता है? और अगर हम वन गो में रेगुलराइज करें तो इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस कितनी होंगी, और वो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के बाद जम्मू कश्मीर के बजट पर और कितना बर्डन मुलाजमीन की, कर्मचारियों की सैलरी का पड़ेगा। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में 4.5 लाख के करीब करीब सरकारी कर्मचारी हैं। इन सरकारी कर्मचारियों के बाद अगर लगभग, जैसे पहले बताया गया कि 61,000 के करीब करीब हैं, और जिस समय पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, पीडीपी बीजेपी सरकार ने 31 दिसंबर 2017 को एक नोटिफिकेशन जारी की, जिस नोटिफिकेशन के तहत उन्होंने एसआरओ 520 बनाया। उस एसआरओ 520 के तहत सरकार ने उस वक्त ये तय किया था कि एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी, जो एम्पावर्ड कमेटी इन तमाम डेली रेटेड वर्कर्स हों, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड वर्कर्स हों, लोकल फंड वर्कर्स हों, एडहॉक कंट्रैक्चुअल कंसोलिडेटेड वर्कर्स हों, एनवाईसीज हों, लैंड ओनर्स हों या सीजनल वर्कर्स हों, इन तमाम के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी, इन तमाम के रिकॉर्ड्स असरटेन करेगी। रिकॉर्ड्स वेरीफाई करने के बाद और रिकॉर्ड्स असरटेन करने के बाद फिर ये एम्पावर्ड कमेटी जिन जिन को क्लियर करेगी, उन तमाम लोगों को रेगुलराइज कर दिया जाएगा। और उसमें शर्त सिर्फ ये थी कि आपके 7 साल का पीरियड जो है मुकम्मल होना चाहिए था, और उसके अलावा कुछ कट ऑफ डेट्स रखी गई थी। उन कट ऑफ डेट्स के अंदर अंदर अगर आप आते हैं तो वो तमाम लोग रेगुलराइज हो जाते। उस एम्पावर्ड कमेटी ने कुछ काम भी किया, और उस एम्पावर्ड कमेटी के उस काम के बाद कुछ लोग रेगुलराइज भी हुए, लेकिन उसके बाद उस एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग्स होना बंद हो गई। बंद क्यों हुई? बंद होने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि लगातार ब्यूरोक्रेट्स ये कहते रहे कि अगर हम इन तमाम लोगों को वन गो में रेगुलराइज करते हैं या इसी पेस पर रेगुलराइजेशन करना शुरू करते हैं, तो इसका नतीजा ये निकलेगा, एक, हमारे पास जो नौजवान हैं उन नौजवानों के लिए एडवर्टाइज करने के लिए पोस्ट नहीं रहेंगी, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि इसकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस इतनी ज़्यादा होंगी कि उन फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस के कारण जम्मू कश्मीर का बजट जो है वो डामाडोल हो सकता है। ये बात वो उस वक्त कह रहे थे। और तीसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जिस वक्त पूछा गया अलग अलग कर्मचारियों की तंजीमों को कि आप बताइए कितने लोग हैं जिनको रेगुलराइज करना है, तो सब ने कहा ये कुछ 60,000 के करीब करीब लोग होंगे। लेकिन बाद में जो इतलात मिली उसके मुताबिक ये कहा गया कि जब बायोमेट्रिक कराया गया और कहा गया कि बायोमेट्रिक्स होगी, बायोमेट्रिक्स जब की गई तो बायोमेट्रिक्स में ये नंबर जो है 60,000 से बढ़कर 1,25,000 के करीब करीब हुआ। हालांकि इसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहीं पर मौजूद नहीं है कि 1,25,000 कर्मचारी जम्मू कश्मीर में डेली रेटेड हैं, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के तहत लगाए गए हैं, लोकल फंड के तहत लगाए गए हैं, कंसोलिडेटेड हैं, एडहॉक हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, एनवाईसी हैं, लैंड ओनर हैं, सीजनल वर्कर्स हैं। ये 1,25,000 के करीब करीब है। इसकी कोई, जैसे आप कहेंगे कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहीं पर हो, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहीं पर नहीं था, लेकिन एक बात चल पड़ी। उस बात के चलने के बाद सरकार ने इस सारे के सारे प्रोसेस को यूं कहिए रोक लिया, और जब इस प्रोसेस को रोका गया उसके बाद ये तमाम और इन कर्मचारियों की भी कई तंजीमें जो हैं उन्होंने ये मांग की कि जो एसआरओ 520 है उस एसआरओ 520 को हम लोग नहीं मानते। एसआरओ 520 के तहत जो हमको दिया जा रहा है हमको वो कबूल नहीं है। हम चाहते हैं रेगुलराइजेशन एक अलग तरीके से होनी चाहिए। इसमें एसआरओ 520 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट के थे। उसके अलावा इसमें कंसर्न डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी मेंबर थे। उसके अलावा जीएडी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं वो मेंबर थे। उसके अलावा लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी जो हैं वो इसके मेंबर थे, और डायरेक्टर कोर्ट्स को भी इस कमेटी का मेंबर बनाया गया था। और इसमें यह तय किया गया था कि जो कैजुअल डेली वेज कैजुअल सीजनल वर्कर्स जो हैं उनको लेकर ये कहा गया कि अगर 10 से 15 साल तक की उनकी नौकरी है तो 13,000 रुपया माहाना उनको मिलेगा। 15 से 20 साल की अगर नौकरी है तो 18,000 माहाना मिलेगा, और अगर 20 साल से ज़्यादा की नौकरी है तो 24,000 रुपया माहाना मिलेगा। ये स्किल्ड क्लास में थी। अनस्किल्ड क्लास में कहा गया 10 से 15 साल है तो केवल 10,000 मिलेगा, 15 से 20 साल है तो 15,000 मिलेगा, और अगर 20 साल से ज़्यादा अरसा हुआ है नौकरी करते हुए तो 20,000 रुपया माहाना मिलेगा। उसके अलावा एनुअल हाइक को लेकर भी ये कहा गया था कि जो गवर्नमेंट सर्विस असिस्टेंट है उसे 3% के करीब करीब जो है उसकी कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन के ऊपर 1 जनवरी से हर साल जो है उसको एनुअल हाइक मिलेगा। टर्मिनल बेनिफिट्स को लेकर भी ये कहा गया है
कि ये एनपीएस के अंडर इसको कवर किया जाएगा। लीव और मेडिकल रिम्बर्समेंट को लेकर कहा गया कि लीव और मेडिकल रिम्बर्समेंट भी मिलेगी। पीरियोडिकल हाइक को लेकर भी कहा गया कि वो भी मिलेगी। और उसके अलावा ये तमाम चीज़ें कही गई थी। लेकिन जब मुलाजमीन की तंजीमों पर तक ये बात पहुंची तो उन लोगों ने ये कहा कि हमें ये काबिल कबूल नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स 20 साल एक डिपार्टमेंट को अपने देता है और 20 साल देने के बाद आप ही कहते हैं कि उसको हर महीने 20,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। फिर मुलाजमीन की तंजीमों के जो लीडरान हैं उन्होंने ये भी कहा कि आप देखिए आज कीमतें कहाँ पहुँच चुकी हैं, महंगाई कितनी हो चुकी है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 20 साल की नौकरी के बाद 20,000 रुपया तनख्वाह किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। तो ये बात जब उन्होंने रखी उसके बाद सरकार भी ढीली पड़ गई। सरकार ने भी इस प्रोसेस को रोक दिया। एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग्स होना बंद हो गई और उसके बाद आप देख रहे होंगे पीएचई विभाग हो, अलग अलग विभागों के कर्मचारियों को सड़कों पर आकर धरना प्रदर्शन करते हुए देख रहे हैं। उसके बीच में खुशाइन बात ये कि पीडीडी ने 12,000 के करीब जो उसके डेली वेजर हैं उन डेली वेजरों को जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उन्होंने तय किया कि हम इन्हें रेगुलराइज करेंगे। उन्होंने उनकी सर्विसेज को रेगुलराइज किया। हाई कोर्ट से भी इसी तरीके की खबर मिली कि वहां पर भी जो लोग कुछ इसी तरीके से डेली वेजेस पर या अलग अलग तरीकों से वहां पर लगे हुए थे, उन लोगों को भी रेगुलाइज करने की बात जो है वो मंजर आम पर आई है। अब चूंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, इस नंबर को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है, क्लैरिटी उस नंबर को लेकर नहीं है। लेकिन मरकज ने ये सोचना शुरू कर दिया है। उसकी कारण दो हैं। पहला कारण ये जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं और चुनाव पर ये डेली वेज तबका जो है बहुत बड़े पैमाने पर असरअंदाज हो सकता है। अगर इस डेली वेज तबके को रेगुलराइज किया जाता है तो आप यूं हिसाब लगाइए कि अगर मिनिमम रेगुलराइजेशन होती है तो भी 50,000 लोग रेगुलराइज होंगे। तो 50,000 लोगों के रेगुलराइज होने का मतलब ये हो गया कि ये लगभग 50,000 परिवार हैं जम्मू कश्मीर के जो रेगुलराइज होंगे। अब आप खुद हिसाब लगाइए कितना बड़ा वोट बैंक है जिस वोट बैंक को रेगुलराइज करने के बारे में केंद्र सरकार में सोच बन रही है और केंद्रीय गृह मंत्रालय में इस चीज को लेकर सोच विचार भी हो रहा है। लेकिन अब सवाल यह है पैसा कहां से लाया जाएगा, क्योंकि इन तमाम लोगों को जब रेगुलराइज करना है उसके लिए दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक, क्या पोस्ट सरकार के पास अवेलेबल हैं। रहबर तालीम को जब सरकार को रेगुलराइज करना था तो आपको मालूम है कि सरकार ने सुपर न्यूमरी पोस्टें क्रिएट की थी, यानी वो पोस्टें जो तभी तक होंगी जब तक एक रहबर तालीम टीचर जो रेगुलराइज हुआ है उस पर काम कर रहा है। जिस वक्त वो काम करना बंद कर देगा, रिटायर हो जाएगा या मान लीजिए किसी की मौत हो जाती है तो उसके बाद वो पोस्ट जो है ख़त्म हो जाएगी, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी उस पोस्ट के अगेंस्ट दोबारा कभी कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगी। तो क्या सुपर न्यूमरी पोस्टें क्रिएट की जाएं, या अगर रेगुलर मोड में इनको रेगुलराइज करना है तो क्या इतनी पोस्टें हमारे पास अवेलेबल हैं जिन पोस्टों के अगेंस्ट हम इनको रेगुलराइज करेंगे। और अगर हम उन पोस्टों के अगेंस्ट इन तमाम डेली वेजरों को और इन तमाम लोगों को जो SRO 520 में कवर्ड है इन तमाम लोगों को रेगुलराइज करते हैं तो उन कर्मचारियों का क्या करेंगे, उन नौजवानों का माफ़ कीजिएगा क्या करेंगे जो नौजवान उम्मीद और तवक्को आस लगाए बैठे हैं कि अब पोस्टें जो है निकलेंगी तो हम उसके लिए अप्लाई करेंगे। और उसके बाद जो लोग प्रमोशन जिनकी होनी है, प्रमोशन होकर जिन लोगों ने ऊपर आना है उनका क्या होगा, वो भी एक परेशानी है। तो यानी सरकार को सब चीज़ों को लेकर सोचना है कि इनके लिए पोस्टें हैं हमारे पास या हमको क्रिएट करनी है। अगर क्रिएट करनी है तो कौन सी क्रिएट करेंगे, किन पोस्टों के अगेंस्ट इनको, क्योंकि ये जब हम वन टाइम की बात करते हैं तो एक ही झटके में तमाम लोगों को रेगुलराइज करने का मतलब ये हो गया कि पोस्ट पहले ही अवेलेबल करनी होंगी, अवेलेबल होंगी तो ये तमाम लोग रेगुलराइज हो पाएंगे। और उसके बाद फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस को लेकर भी एक क्लियर पिक्चर जब सरकार के सामने होगी तो ये तमाम सरकारी कर्मचारी जो है वो ये तमाम जो है कर्मचारी रेगुलराइज होंगे। अब मरकजी सरकार में सोच बननी तो शुरू हो गई है और उम्मीद और तवक्का तो ये भी है कि शायद आने वाले चुनाव से पहले ये फैसला भी हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि अगर इन कर्मचारियों को रेगुलराइज किया जाता है, अब देखना यह है कि किया कैसे जाएगा। क्या वन गो में सुपर न्यूमरी पोस्टें क्रिएट करके किया जाएगा, या जिन पोस्टों को सरकार ने SSRB को ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है उन्हीं पोस्टों में से कुछ पोस्टें विड्रॉ करके इनको रेगुलराइज किया जाएगा। और जब रेगुलराइज करने के बारे में सरकार फैसला लेती है तो क्या क्या इन कर्मचारियों की जो तंजीमें हैं क्या उनको कबूल होगा, क्या इनके जो संगठन है वो ये बात मानेंगे, क्या वो तैयार होंगे। और उसके बाद जब आप डिपार्टमेंट में इनको लेकर जाएंगे तो इनमें से कितने सरकारी कर्मचारी, इनके कर्मचारी ऐसे हैं जो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे कि जी हमको तो 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, आपने 25 साल के बाद हमें रेगुलराइज किया है तो हम
रेगुलराइजेशन के बाद हमें ये बेनिफिट्स जो है वो नहीं मिल रहे हैं, ये बेनिफिट्स भी हमको मिलने चाहिए। और जब बेनिफिट्स की बारी आएगी तो क्या एसआरओ 520 ही इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा या किसी नए एसआरओ के तहत इनको रेगुलराइज किया जाएगा? ये वो सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब तलाशने में इस वक्त जम्मू कश्मीर की सरकार भी जुटी हुई है और केंद्र सरकार भी जुटी हुई है। मगर एक बात तो तय है कि बात केंद्र सरकार में चल पड़ी है कि जम्मू कश्मीर में जो ये लगभग कोई 61,000 के करीब करीब डेली रेटेड वर्कर्स हों, डेली रेटेड वर्कर्स के अलावा एनवाईसीज हों, एनवाईसीज के अलावा जो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में लगे हैं वो हों, लोकल फंड वर्कर हों, लोकल फंड वर्करों के अलावा एडहॉक कंट्रैक्चुअल कंसोलिडेटेड वर्कर्स हों, लैंड ओनर्स हों या सीजनल वर्कर्स हों, इन तमाम को लेकर एक बात तो चल पड़ी है कि इन्हें अब रेगुलराइज करना है।